बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। हम लास्ट टाइम जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ के हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस तरह से क्रिएट होता है, ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह से हमारे नेचुरल सिस्टम को, हमारे एटमॉस्फेयर को जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंटल ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ लीड करके ले जा रही हैं, और वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन करती हैं, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना उसके असरअंदाज हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव असरअंदाज जो है वो किस तरह से जो है ना इम्पैक्ट कर रहा है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्लेशियर्स को मेल्ट कर देता है। तो हमारे पास अब जो है मजीद दो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं जो हमने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे सिस्टम को सस्टेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनमें सबसे पहला है एसिड डेपोजिशन और फिर ओजोन डिप्लीशन। एसिड डेपोजिशन जो है वो आप जो है आप लोगों ने सुना होगा, एसिड रेन जो होती है उस इसी चीज़ को एसिड डेपोजिशन कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना है कि ये एसिड डेपोजिशन जो है, डेपोजिशन का मतलब होना है किसी चीज़ का स्टोर होना किसी चीज़ के ऊपर, एसिड एसिड का। तो एसिड डिपोजिशन कहता है कि अकर्स व्हेन एसिड फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स इन द एयर आर डिपॉजिट ऑन द अर्थ सरफेस। जब हमारे पास बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, जो एयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं या नॉक्सीज हैं या सॉक्सीज हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, या आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाटर जो है उनको अपने अंदर डिजॉल्व करता है और एसिड फॉर्म करके और उसके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कार्बोनिक एसिड में डिपॉजिट कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो पानी जब हमारी ज़मीन अर्थ सरफेस के ऊपर आकर गिरता है तो उसकी डिपोजिशन हो जाती है अर्थ के सरफेस पे। इस चीज़ को हम कहते हैं एसिड डिपोजिशन, के जब एसिड फॉर्म पोल्यूटेंट्स इन द एयर आर डिपॉजिट ऑन अर्थ सरफेस। और वो किस तरह से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। वो कहता है द टर्म इनकम्पोजेज द पॉपुलर आइडिया ऑफ एसिड रेन। हम सब जानते हैं कि एसिड रेन क्या होती है, बट आल्सो इंक्लूड द डायरेक्ट अपटेक ऑफ पोल्यूटेंट्स बाय द ग्राउंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अभी एसिड डिपोजिशन जो होती है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वजह से होती है। इनडायरेक्टली में आपने एसिड रेन की बात पढ़ ली कि वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर फिर अर्थ सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होती है। लेकिन हमारे पास जो वो कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर भी मॉलिक्यूल्स जो हैं, एसिड फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स जो हैं, ये एयर के अंदर जो नॉक्सीज और सॉक्सीज गैसेज हैं वो डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर ज़मीन की सरफेस से टकराती हैं तो वहाँ पे भी ये डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो है डायरेक्ट अपटेक है। हमारी जो अर्थ सरफेस है वो डायरेक्ट अपटेक कर रही है, ले रही है, गेन कर रही है, लोड कर रही है अपने ऊपर इस चीज़ को, पोल्यूटेंट्स को, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये हमारे पास डायरेक्ट एसिड डिपोजिशन हो जाएगी, और एसिड रेन वाली जो है वो इनडायरेक्ट एसिड डिपोजिशन। ये फर्दर आगे उसकी थोड़ी सी टाइप्स हैं। तो कहता है कि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एनवायरमेंटल इश्यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अ लार्ज स्केल रीजनल स्कोप। ये बहुत बड़ा जो है ना सबसे पहला और लार्ज स्केल पर ओरिजिनल एनवायरमेंटल जो है ना इशू है जो आपके रीजनल को कवर करता है, या आपको नेशनल लेवल पे हम कह सकते हैं कि हमें एड्रेस करता है हमारे एनवायरमेंटल इशू को। तथा विद द मेजर पोल्यूटेंट्स, इसके अंदर मेजर पोल्यूटेंट एसिड डिपोजिशन के कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि एसिड डिपोजिशन का बाइस बनते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, अब इसमें SO2 भी हो सकती है और इसमें SO3 भी हो सकती है, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि N2O भी हो सकती है, NO एंड खाली NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकती है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ना वो कम एग्जिस्ट करती है एयर के अंदर। और ये आते कहाँ से हैं? दे आर कम फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉर दे आर एबल टू कैरी 100 ऑफ माइल्स। ये मेजर जो पोल्यूटेंट्स हैं, नॉक्सिल
ये हजारों मील तक जो है ये मूव करने की सलाहियत रखते हैं बाय विंड बिफोर बीइंग वॉश आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन रेन या फोग या स्नो। ठीक है, हमारे ये एक जगह पे कंबशन किया आपने, वो वहां से मूव करके दूसरे शहर में चली गई, वो विंड की वजह से वहां पे बारिश हो गई, या यूं कहो वो नॉर्दर्न एरियाज में चली गई, तो वो वहां पे जो है स्नो के साथ अब्जॉर्ब होके नीचे सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो गई। तो डिफरेंट तरह जो है ना 100 माइल्स तक जो है ना, 1000 माइल्स भी कह सकता हूँ, लेकिन ये समझ लो कि फिलहाल 100 माइल्स, दस दस जो है ना 900 माइल चली गई है, तो कितना किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो उसको, तो इतना ही हमारा जो है ना पाकिस्तान का एरिया बनता है। तो ये 100 माइल्स तक जो है ये मूव करके जा सकती हैं, और फिर वहाँ पे जाके ये प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। प्रेसिपिटेशन कहते हैं जो एसिड के थ्रू जमीन में आ जाना, यानी कि इनडायरेक्ट एसिड डिपोजिशन है, ये प्रेसिपिटेशन की एक टाइप है। ये प्रेसिपिटेशन मेथड होता है इसको, जिसे हम कहते हैं ना कि आपने चीनी डिजॉल्व की पानी के अंदर, और वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे सेटल डाउन होगी, इस मेथड को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये भी डिजॉल्व होके नीचे आ रहे हैं, वाटर के साथ डिजॉल्व होके नीचे अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, तो इनकी भी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ये कहता है द मेन एसिड फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, SO2 प्लस O2 या SO3 बना देता है। वो SO3 जो है ये हमारे पास उसमें वाटर के साथ रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो कहते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड बनाने के काम आते हैं जी। इनके रिएक्शन जो है मैं अभी आपको दिखा करके दिखाता हूँ कि किस तरह से रिएक्शन होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट कहता है दिस डायरेक्ट अपटेक इज टू एज ड्राई डेपोजिशन। अगर ये डायरेक्ट अपटेक हो रही है तो इट मीन्स ये हमारे पास ये नॉक्सिस ऑक्सीज जो है ये डायरेक्टली सरफेस की सरफेस के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, या अर्थ सरफेस इनको अपटेक कर रही है, ले रही है, तो दिस इज कॉल्ड ड्राई डेपोजिशन। एंड जो डायरेक्ट अपटेक है उसको हम ड्राई डेपोजिशन भी कहते हैं, और जो दूसरी है इनडायरेक्ट वाली जो पानी के थ्रू रेन के थ्रू होती है, यानी कि हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन इनपुट्स आर रेफर्ड टू एज वेट डेपोजिशन। यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व हो गया, यानी कि रेन इन्वॉल्व होगी, उस डेपोजिशन को हम क्या कहते हैं, वेट एसिड डेपोजिशन। और जो डायरेक्ट अपटेक है वो उसको क्या कहलाती है, ड्राई एसिड deposition. In addition, the direct impaction of cloud water on hills is sometimes referred to as occult deposition. ये एक और चीज, एक और टाइप आ गई कि अगर हमारे पास क्लाउड्स का वाटर जो कि हिल्स के ऊपर होते हैं, क्लाउड्स में हिली एरियाज में, वो डायरेक्ट अपटेक कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, जस्ट क्लाउड जो है वो वहां से पास कर रहे हैं उस एयर के अंदर से, और वो नॉक्सिस को और सॉक्सिस को अपने अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अकल्ट एसिड डेपोजिशन। ये जो है ना थर्ड टाइप है हमारी एसिड डेपोजिशन की। कहता है अच्छा फिर ये एसिड डेपोजिशन जो है, सॉरी ये एसिड फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, एमिशन कहाँ से हुई है इनकी। तो वो कहता है emissions of chemical leading to acidification, यानी कि आपके पास एसिड फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स जो हैं वो केमिकल केमिकल ही है, ये कोई ना कोई, इनकी emissions कहाँ से हो रही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस विच लीड टू एसिडिफिकेशन इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये कहाँ से आ रही है जी, कहता है नेचुरल कॉजेज है। क्या नेचुरल कॉजेज हैं इसके एनवायरनमेंट के अंदर आने के, कहाँ से ये रिलीज हो the principal natural phenomena that contribute acid producing gases to the atmosphere are emissions from the volcanoes। आतिशफशाओं से ये ऑक्सीजन निकलती, या फॉरेस्ट फायर्स, जो नेचुरली फॉरेस्ट फायर लग जाएगा उसके, उसमें जब पौधे जलते हैं या आपके पास जो लकड़ी है उसके अंदर सल्फर कंटेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। बट मोस्ट एसिड
रेन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कहता है कि लेकिन इनकी जो एसिडिफिकेशन के लिए नॉक्सिस और सॉक्सिस की कंट्री रिलीजिंग है वो क्यों क्यों कहाँ से आती है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो रिलीजिंग होती एक्टिविटीज की वजह से जो अमल है वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। ये नेचुरल हो गया, और ये एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ये हमारे पास जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कंट्रीब्यूशन। कहता है प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ एसिड रेन इज सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम द ह्यूमन सोर्सेज। बिल्कुल ठीक है कि एसिड रेन का जो कॉज बन रहे हैं वो कौन से कंपाउंड्स हैं, वो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जो कि कहाँ से आ रही हैं, दे आर कम फ्रॉम द ह्यूमन सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जैसे हम कोल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, कोयले को जला के हम बिजली पैदा कर रहे हैं, हम फर्नेस ऑयल को बर्न करके बिजली पैदा कर रहे हैं, यहाँ से ये यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हम अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, पावर स्टेशन हैं, वहाँ पे ये नॉक्सिस और सॉक्सिस क्रिएट होती हैं। उसके अलावा फैक्ट्रीज जहाँ पे आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, या आप जो है ना प्रोसेसेस ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूँ समझो कि सॉलिड वेस्ट को बर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी चिमनीज में से जो है वो फैक्ट्रियों में से गैसेज निकलेंगी। अगर आप नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं तो वहाँ से नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के दौरान नॉक्सिस निकलती हैं, गैसेस फॉर्म एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो रिलीज होते हैं। और ऑटोमाइजेशन यानी कि मोटर व्हीकल्स में जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये ऑक्साइड्स क्रिएट होते हैं, सल्फर के और नाइट्रोजन के, और फिर वो एनवायरनमेंट में आते हैं, और एनवायरनमेंट में आने के बाद यानी कि वो एसिडिफिकेशन का कॉज बन रहे हैं। कहता है लाइक कैसे किस तरह से जो बात ऊपर पढ़ के हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर कॉम्प्लेक्सेस यूटिलाइजिंग कोल आर अमंग द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू गैशियस पोल्यूटेंट्स। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन जहाँ पे हम कोल को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंट्रीब्यूट contribute to the gaseous pollutions that are responsible for acid rain। जी कहता these gases, जो ये gases हैं, they can be carried out hundred of kilometers in the atmosphere before they are, इससे पहले कि ये रेन के साथ रेन के अंदर एब्जॉर्ब हों और एसिड बनाए, और वो एसिड जो है रेन के थ्रू नीचे फॉल आउट करे ज़मीन के ऊपर, और वहाँ पे आके डिपोजिशन हो जाए। इस तरह से ये हमारे पास पहला जो सोर्स था। फैक्ट्रीज और मोटर व्हीकल्स का कहता है कि एग्जॉस्ट फ्रॉम कार्स, ट्रक्स और बसेज या फैक्ट्रीज जो है दे रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एयर। और फिर वो आगे फिर वो क्या यही बड़ी लाइन, द गैसेस कैन बी कैरिड 100 of kilometers in the atmosphere before they are converted to acid and deposit onto the earth surface। acid deposition कहता है मोस्ट एसिड रेन जो है वो इज कॉज्ड बाय emissions ऑफ sulfur oxides and nitrogen oxides which are present in the atmosphere are converted chemically to sulfuric acid and nitric acid। ये किस तरह से बन रही है कि नॉक्सिस और जो सॉक्सिस हैं, ये दो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ये पानी के साथ मिल के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकली सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रिक एसिड में, और अमंग अदर प्रोडक्ट्स। और दूसरे एसिड्स भी हैं, ये एक H2SO4 है, तो एक हमारे पास एक और एसिड है H2SO3 भी है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, और एक और एसिड है वो उसको उसका जो फार्मूला है वो HNO2 है। O की जगह 3 की बजाय 2 है, इसमें O4 की बजाय O3 है। वो दो भी एसिड ही हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये दोनों एसिड जो हैं वो बने, वो दूसरे भी बनते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमंग अदर प्रोडक्ट। कहते हैं ओके, ये यहाँ पे रिएक्शंस जो हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे रिएक्शंस ऐड करके दूँ तो यूँ समझें कि आपके पास SO2
प्लस माइनस, ये पहले O2 में कन्वर्ट होती है और ये SO3 बनाएगी। वो SO3 जो है प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो है ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो नॉक्सीज हैं, नॉक्सीज जो है इस तरह का लेता हूँ, प्लस ये वाटर के साथ जो है वो डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर और ये क्या बना देती हैं आपके पास HNO3 जी। N2O भी हो सकता है या NO2 भी हो सकती है। तो दोनों तरह से जो है ना इसका वो बाकी केमिकल रिएक्शन आपको ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। फिर वो मैं डिटेल में जो है ना यहाँ पे लिख के फिर आप लोगों से स्लाइड शेयर कर दूँ। तो इसी तरह जो है हमारे पास ये जो एसिड्स बनते हैं ड्यू टू एसिड रेन, सॉरी ड्यू टू रेन जो है वो किस तरह से क्रिएट होते हैं, ये मैंने दो फार्मूले आपको यहाँ पे लिख। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ से समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है वो एसिड रेन जो है वो बनती है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है एसिड डिपोजिशन जो है इज अ रीजनल कंसर्न। ये रीजनल होती है कि वहाँ जहाँ पे नॉक्सिस और सॉक्सिस, मतलब ऐसी फैक्ट्री, देखो ना हर जगह तो फैक्ट्री नहीं लगी होती, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो हर जगह नहीं होती कहते हैं, इसलिए ये रीजनल concern है। The areas of concern are the area that are downwind of the prevailing winds around industries that put sulfur particles from combustion into the एटमॉस्फेयर। वो कहता है कि ये ऐसे एरियाज में होती है जो डिपोजिशन, उन एरियाज के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं जो कि आपकी फैक्ट्रीज के डाउन विंड्स होती हैं, मतलब हवाएं जो हैं वो अपवर्ड से मूव करके लोअर रीजनल की तरफ जाती हैं, वहाँ पर जाके अगर वहाँ बारिश होती है या वहाँ बारिश नहीं भी होती तो ड्राई डिपोजिशन के भी चांसेस हैं। ठीक है, ड्राई डिपोजिशन भी हो सकती है, हमारे पास एयर के थ्रू वो आपकी सरफेस के ऊपर से टकराएंगे तो वो वहाँ पे डिपॉजिट होने के चांसेस हैं। ड्राई भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, यानी कि ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन, और हमारे पास क्लाउड वाटर की वजह से इम्पैक्शन, इम्पैक्ट जब पड़ता है क्लाउड्स का, और आपके पास जो ये नॉक्सिस और सॉक्सिस एयर में एग्जिस्ट करती हैं, ये जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो ये वाटर उनको वहीं पर एब्जॉर्ब कर लेता है, उस वजह से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास उसने कहा कि रीजनल है, क्यों, क्योंकि वहाँ से जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, चलती हुई हवाएं जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जो है वो मूव करती हैं, तो इसीलिए ये उन डाउनवर्ड एरियाज में ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट कहता है एसिड रेन इज नाउ इमर्जिंग एज अ मेजर पोल्यूटर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हम जो है ना चीप कॉस्ट के तौर पे जो है वो आपके पास ये फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, स्पेशली इन पार्ट ऑफ एशिया एंड Pacific region where energy use has surged and the use of sulfur containing coal and oil the primary source of acid deposition is, कि हम सब ज़्यादा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कोल और ऑयल यूज़ कर रही हैं, इज़ वेरी हाई कंबस्टन जो है यूज़ ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल एंड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस जो कि प्राइमरी सोर्स है हमारे एसिड एमिशंस का। क्यों, क्योंकि इनकी वजह से नॉक्सिस और सॉक्सिस क्रिएट होती हैं। तो कहता है मेजर अकर इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दैट डज नॉट हैव इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, और सबसे ज़्यादा कहता है वो कंट्रीज जो अभी कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं, ठीक है, वहाँ पर ये एसिड डिपोजिशन जो है, एसिड एमिशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई लॉ रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इन एरिया विद अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज एंड बर्न एनी नेचुरल रिसोर्सेज, और लाखों के तो टनों के हिसाब से वो नेचुरल रिसोर्सेज को बर्न कर रहे हैं, कंबस्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एसिड डिपोजिशन कॉज कर रही है। कहता है इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन
एंड डिपोजिशंस आर वेरीड एंड जो है ना वेरी करता है जगह से जगह, क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू aquatic एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। डिफरेंट जो है वो इन्वायरमेंटल सॉरी डिफरेंट यूँ समझो कि डिफरेंट सोसाइटियल इफेक्ट है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स के ऊपर जो है ना डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। विजिबिलिटी आपकी जो एयर की है उस चीज़ को रिड्यूस कर देता है। ठीक हो गया। पब्लिक हेल्थ जो है वो ऐसे डिपोजिशन हो रही है तो आपकी स्किन के ऊपर अगर वो ऐसे ड्रेन आके गिरती है तो आपकी हेल्थ जो है वो डैमेज होगी, मतलब आपको जो है ना एलर्जी हो सकती है, आपकी स्किन जो है ना डैमेज हो सकती है। तो डिफरेंट आपकी आई बर्न्स हो सकती हैं, आईज के अंदर वो पानी जाता है अगर तो आई इरिटेशन हो सकती है। एक्वाटिक लाइफ जो है आपका और उसकी पीएच इंक्रीज हो सकती है। जब वो पी एसिड रेन की वजह से वहाँ की पीएच उस पानी की ज़्यादा होगी तो ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट जो नेचुरल पीएच के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो डैमेज हो सकती हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब है हमारे पास जो क्रॉप्स और फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब करता है, एसिडिटी इंक्रीज कर सकती है सॉइल की, जिसकी वजह से हमारा पौधा जो है ना वो डेड हो सकता है। तो ये डिफरेंट इसके उसने कहा है कि एसिड के इम्पैक्ट्स हैं एसिड डिपोजिशन के, वो वेरी करते हैं और को रिलेट करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ और कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें से हमारे पास ये लोग कि रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज टू एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, विजिबिलिटी गुड जो है ना वेरी करते हैं, पब्लिक हेल्थ वेरी होती है, चेंज होती है इसकी वजह से। तो ये इसके इम्पैक्ट्स में पहले कहता है कि एसिड प्रेसिपिटेशन, एसिड डिपोजिशन या प्रेसिपिटेशन कैन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ lakes and streams by either passing through the soil or falling directly on वाटर बॉडीज है। ये बहती हुई जो है ना या तो लेक्स में चले जाए या डायरेक्ट लेक्स और स्ट्रीम के ऊपर जब एसिड डिपोजिशन एसिड रेन होती है प्रेसिपिटेशन, यानी एसिड प्रेसिपिटेशन का मतलब है एसिड रेन, या तो ये डायरेक्ट हो सकती है या फिर ये किसी एक एरिया में बारिश हुई और वहाँ से ये पानी जो है बहता हुआ नदी नालों में जाके ऐड हो गया तो उनकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। चेंज इन एसिडिटी ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम कैन इम्पैक्ट द सर्वाइवल ऑफ फिश एंड एम्फीबियन पॉपुलेशन। जो छोटी मछलियाँ हैं या जो फ्लोरा फूना है, छोटे एक्वाटिक जो है ना लाइफ है, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, by impairing the ability of certain fishes and water plants to reproduce। तो ये उनकी सर्वाइवल के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनकी इम्पेयरिंग मतलब फिश के साथ जो वो पेयर बनाते हैं एम्फीबियन पॉपुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, वाटर प्लांट्स जो रिप्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, स्लो हो सकती है एंड अल्टीमेट उनका सर्वाइवल के ऊपर जो है ये असरअंदाज हो सकती हैं ऐसे रेंज जो है या एसिड डिपोजिशन। फिर दूसरा वो कहता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर किस तरह से ये जो है ना इफेक्ट कर रही है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन आल्सो बी अल्टर्ड, चेंज हो सकता है बाय द इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड हैवी मेटल डिपोजिशन। हैवी मेटल डिपोजिशन भी इसका कॉज बन सकती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हैवी मेटल के ऑक्साइड जो है वो एयर के अंदर एग्जिस्ट है, वो पानी के साथ डिजोल्व होके आएंगे तो साथ अपने साथ इस चीज़ को भी लेके आएंगे, या हैवी मेटल ऑक्साइड होंगे या वो एसिड फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स नॉक्सिस और टॉक्सिस होंगे। उनको जब हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऐसे पॉन्ड्स से पानी लगाया जाएगा जहाँ पे एसिड डिपोजिशन हुई थी, वाटर रिजर्वायर्स तो हमारे वही हैं जो हमारे नेचुरल हैं, या आपके पास रिवर्स रिवर्स जो है ना कनाल से निकलेंगी, कनाल से पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्टली जो है वो आपके प्लांट्स को इफेक्ट कर रही है। कहता है एसिड रेन डज नॉट यूजली किल ट्रीज डायरेक्टली। डायरेक्ट जो है ना वो बारिश जो है ना उस दरख्त के ऊपर पड़ी और वो खत्म हो गया, नहीं, इट इज़ मोर लाइकली टू वीकन द ट्रीज बाय डैमेजिंग देयर लीव्स।
डिस्टर्ब कर रही है, मतलब उसके लीव्स के ऊपर एसिड रेन हो रही है तो उसका लीव जो है ना, पत्ते जो है उसके खराब होना स्टार्ट हो गए हैं, लिमिटिंग द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू देम। अब जब ये कैसे है जी, ये आपकी जब एसिड रेन उस मिट्टी के अंदर जहाँ पे आपके ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शन कर लेती है। जब हम पानी लगाते हैं तो ये पानी के अंदर वो केमिकल्स पानी के अंदर डिजोल्व, ये भी पानी के अंदर डिजोल्व होके आ रहे हैं, एनॉक्सिस और सॉक्सिस जो हैं ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। तो वो रिएक्शन की वजह से ट्रीज जो है उस न्यूट्रिएंट को अपटेक नहीं कर पाता एंड और एक्सपोजिंग देम टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्लोली रिलीज फ्रॉम द सॉइल। यानी कि ऐसे कंपोनेंट भी बन सकते हैं जो कि टॉक्सिक हों पौधे के लिए। So quite often death of trees is a result of these effects of acid rain in combination with one or more additional। तो प्रिवेंशन मेथड्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, कि ये हमारे पास प्रिवेंशन मेथड्स हैं इसके। Before these problems, adverse effect air pollution has on human health के ऊपर and number of steps are being taken to reduce sulfur and nitrogen oxide emissions। तो डिफरेंट हमारे पास जो है इसके प्रिवेंशन मेथड्स हैं, इसको हम पहले ही प्रोड्यूस होने से हम ऐसे सोर्सेज को इस्तेमाल करें जिससे हमें लेस एसिड डिपोजिशन हो, ताकि हम जो है एसिड नाइट्रोजन और ऑक्साइड जो है वो कम प्रोड्यूस हो। तो ये बाकी हम जो है नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर।